Okay, so we were discussing preparation of aldehydes and ketones. ठीक है, सो उसमें से हम लोगों ने नाइट्राइल्स तक डिस्कस कर लिया था. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट एरोमेटिक फ्रॉम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स. ठीक है, सो और सब टाइप इज एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स. सो व्हाट डज दिस मीन? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से प्रिपरेशन है, इसका मतलब क्या है कि यू विल बी हैविंग वन एरोमेटिक रिंग अटैच्ड विथ हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स. ठीक है, सो इसमें हमें 4 टाइप देखने हैं. ओके, 4 सब टाइप्स आर देयर, आउट ऑफ विच वन इज एरोमेटिक अल्डिहाइड्स. ठीक है, एरोमेटिक अल्डिहाइड्स का प्रिपरेशन हमें देखना है. उसके लिए देखो, सबसे पहले एक कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन आती है, उसका नाम है इटार्ड रिएक्शन. ठीक है, सो इटार्ड रिएक्शन. सो ये इटार्ड रिएक्शन क्या बताती है फिर? ओके, सो इसमें यू विल बी हैविंग टोल्यूइन. सो व्हाट इज टोल्यूइन? सिंपली बेंजीन ग्रुप अटैच्ड विथ CH3 मॉलिक्यूल. ओके, मिथिल ग्रुप अटैच होता है जब किसी भी बेंजीन ग्रुप को, तो उसे हम टोल्यूइन कहते हैं. राइट, सो टोल्यूइन यहाँ पे एक एकदम अलग सा रिएजेंट है जो हमने पहले कभी नहीं यूज़ किया, दैट इज क्रोमिल क्लोराइड. ठीक है, क्रोमिल क्लोराइड. राइट, सो क्रोमियम जो आपका मॉलिक्यूल है, क्रोमियम को बायोमोलिकुलर ऑक्सीजन के साथ जब हम लोग अटैच करते हैं तो हमें ये क्रोमिल क्लोराइड मिलता है. ठीक है, इसका नाम ध्यान में रखना, क्रोमिल क्लोराइड. ठीक है, फिर यहाँ पे एक फेमस कैटालिस्ट यूज़ करते हैं हम लोग. ये कैटालिस्ट जो है ये बहुत सारे रिएक्शंस में यूज़ किया जाता है. ओके, और काफ़ी ये जो कैटालिस्ट होता है ना, ये कॉस्टली भी होता है. हमें मतलब अगर आप किसी भी नॉर्मल केमिस्ट्री लैब में जाते हो तो आपको ये नहीं दिखेगा. ओके, हमें क्या दिखता है? कैटालिस्ट जब हम ढूंढते हैं तो नॉर्मल केमिस्ट्री लैब में क्या क्या दिखता है हमें? ठीक है, हमें प्लैटिनम नहीं दिखता. राइट, पर आपको ये दिख सकता है, जैसे जिंक क्लोराइड यू कैन ऑब्जर्व. ओके, और कौन से कैटालिस्ट होते हैं? ठीक है, क्रोमियम के कैटालिस्ट हो सकते हैं, मतलब डाइक्रोमेट हो सकते हैं. ठीक है, उसके बाद और क्या हो सकता है? पोटेशियम परमैंगनेट हो सकता है. और क्या होते हैं कैटालिस्ट? फेमस नाइक्रोम हो सकता है. ठीक है, पर ये ऐसे जो कैटालिस्ट है ये स्पेशली सिंथेसाइज करने पड़ते हैं. ओके, फॉर द इंडस्ट्रियली इफिशिएंट रिएक्शंस. ओके, सो यहाँ पे ये कैटालिस्ट आपको यहाँ पे यूज़ करना है. फिर आपको यहाँ पे कॉम्प्लेक्स मिलेगा, मतलब कॉम्प्लेक्स मतलब बाय डिफ़ॉल्ट इट विल बी इंटरमीडिएट. तो कॉम्प्लेक्स कैसा है? देखो, कॉम्प्लेक्स जो है इसमें आपको 2 मॉलिक्यूल्स मिलेंगे अटैच्ड पैरेलल टू ईच अदर. ओके, सो क्रोमियम की प्रॉपर्टी पता है आपको? क्या है प्रॉपर्टी क्रोमियम की, और किस टाइप के रिएक्शंस में क्रोमियम यूज़ किया जाता है? पता है ये? यस, ये मॉलिक्यूल सुना है, K2Cr2O7. क्या है ये? वही तो है. पर ये क्या है फिर? अगर ये पोटेशियम परमैंगनेट है तो ये क्या है? तो फिर ये क्या है? ढूंढो इसके बारे में, और मुझे इस मॉलिक्यूल के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दो फिर नेक्स्ट लेक्चर में. ओके, एक बताती हूँ कि आपने कभी ये BOD COD ऐसा कुछ सुना है क्या? कि ऐसे न्यूज़पेपर्स में आता है, देखो कि गोदावरी रिवर बहुत पोल्यूटेड है बिकॉज उसका BOD बहुत हाई है. ऐसा कभी सुना है आप लोगों ने? तो BOD ये एक बहुत ही बायोकेमिकली इम्पॉर्टेंट रिएक्शन होती है टू डिटरमाइन पोल्यूशन लोड ऑफ वाटर. राइट, तो उसमें ये मॉलिक्यूल यूज़ करते हैं उस डिटर्मिनेशन के लिए. ओके, इसके बारे में थोड़ा सा सर्च करो, पढ़ो इसके बारे में. केमिस्ट्री में और ख़ास करके बायोकेमिस्ट्री में इस मॉलिक्यूल का बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है. ठीक है,
फॉर डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शंस। ओके, तो आपको ये कॉम्प्लेक्स मिलेगा, इसे क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बोलेंगे, राइट। और फिर इसकी रिएक्शन जब आप स्ट्रॉन्ग कटायन के साथ करते हो, हाइड्रोकटायन के साथ, तो आपको सिंपली एरोमेटिक अल्डिहाइड मिलेगा, जिसे आप बोलेंगे बेंजाल्डिहाइड। ठीक है, ये समझ में आया? सो दिस इज द सिंपल रिएक्शन, सिंस दिस इज एरोमेटिक रिएक्शन, मतलब एरोमेटिक ग्रुप्स यहाँ पे इन्वॉल्व है, तो इसके लिए हमें ऐसे ये कैरेक्टरिस्टिक और अलग से हमारे जो नॉर्मल रिएजेंट होते हैं उनसे अलग थोड़े से मॉलिक्यूल यहाँ पे यूज़ करने पड़े। ठीक है, और एक रिएक्शन लेते हैं, फिर 2 रिएक्शंस आप लोग साथ में लिखना। यहाँ पे अब क्रोमियम जो है वो ट्राइऑक्साइड यूज़ करना है हमें। ठीक है, सेकंड रिएक्शन जो है उसमें क्रोमियम ट्राइऑक्साइड आप लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे एक आपको हिंट मिल गई कि जहाँ कहाँ ये क्रोमियम के कॉम्प्लेक्सेस होते हैं ना, वहाँ ऑक्सीडेशन टाइप ऑफ रिएक्शन होती है, राइट। वाई? बिकॉज दिस एक तो मैंने ही बता दिया आपको कि क्रोमियम इज़ द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, सो यहाँ पे ऑक्सीडाइजेशन हमें दिखाई दे रहा है, राइट। चलो, सो करते हैं फिर ये रिएक्शन। फिर से आपके पास स्टार्टिंग कंपाउंड है टोल्यूइन। ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि किस रिएक्शन में कौन स्टार्टिंग कंपाउंड है। ओके, 3 पार्ट्स रिएक्शन में इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी रिएक्शन में। आपका रिएक्टेंट कौन है, ओके, आपका रिएजेंट कौन है और आपका प्रोडक्ट कौन है। ये अगर 3 बातें आपने किसी भी रिएक्शन में समझ ली तो आपको वो रिएक्शन अच्छे से आती है। ठीक है, सो ये जो 3 बातें हैं ना, इस पर फोकस करो कि रिएक्टेंट कौन है, आपका रिएजेंट कौन है और प्रोडक्ट क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो आप लोग। बाय प्रोडक्ट अगर आपने नहीं भी लिखा ना तो भी चलेगा। ठीक है, क्योंकि आपके टेक्स्ट बुक में या आपके सिलेबस में जो भी रिएक्शंस है ना, उसमें एक भी रिएक्शन ऐसे नहीं होगी जिसमें यू आर डिज़ायर फॉर बाय प्रोडक्ट। पर ऐसे इंडस्ट्री में रिएक्शंस होते हैं, राइट। आपको एंटीबायोटिक सिंथेसिस के या फार्मा कंपनी पता होंगी, राइट। तो उसमें जो एंटीबायोटिक सिंथेसाइज करते हैं, राइट, और विटामिन सिंथेसाइज करते हैं या वैक्सीन प्रोड्यूस करते हैं, तो उसमें से 90% जो कंपोनेंट्स होते हैं ना, वो बाय प्रोडक्ट होते हैं, राइट। तो मेन जो रिएक्शन, मेन प्रोडक्ट तो कोई अलग ही होता है, पर उस पर हमारा फोकस नहीं रहता, हमारा फोकस रहता है बाय प्रोडक्ट्स पे। ठीक है, पर ऐसी रिएक्शन आपके सिलेबस में नहीं है, एक आधी हो सकती है। ठीक है, एक आध दूसरी रिएक्शन हो सकती है, पर बाकी के रिएक्शंस इसमें नहीं है। ठीक है, इसलिए आपने यहाँ पे बाय प्रोडक्ट्स पे फोकस करना इतना भी ज़रूरी नहीं है। ओके, फोकस विथ योर मेन प्रोडक्ट। ठीक है, चलो, सो सेकंड रिएक्शन, तो इसका रिएजेंट क्या है, नाम में लिखा है, लिख लो उसे, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड। ठीक है, चलो, फिर इसके साथ में आपको एक और रिएक्टेंट यूज़ करना है जिसे एसिटिक अनहाइड्राइड बोलेंगे। अब अनहाइड्राइड कैसे प्रिपेयर करते हैं मैंने आपको बोला है, पहले कभी सिखाया है अनहाइड्राइड कैसे प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, चलो एक रिवीजन करते हैं। अनहाइड्राइड्स कैसे प्रिपेयर करेंगे, नाम में ही उसके अनहाइड्राइड, हाइड्रोजन को रिमूव करो। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास ये कंपाउंड है, ठीक है, और मुझे इसका, ये क्या है, एसिटिक एसिड है, तो मुझे एसिटिक एसिड का एसिटिक अनहाइड्राइड बनाना है। तो कैसे बनाऊंगी मैं, चलो बनाते हैं। ओके, 2 लेने पड़ेंगे, अनहाइड्राइड बनाना है ना। ओके, तो इसमें से अब देखो, इसको थोड़ा सा रिजॉल्व करके लिखो। क्या किया मैंने, ऑब्जर्व करो दोनों कंपाउंड्स को और क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है वो बताओ। क्या किया मैंने यहाँ पे, सिर्फ H निकाला। यहाँ से आपके पास, यहाँ से क्या क्या बचा, इस कंपाउंड को ना उल्टा लिखो ताकि आपके समझ में आ जाएगा। ओके, ये जो है ना लिखा है वो
अब बताओ क्या क्या गायब हुआ? OH गायब हुआ यहाँ से और यहाँ से H। सो यहाँ से आपको इतना पार्ट जो है वो डिलीटेड दिखाई दे रहा है। ओके, मतलब इसका ही मतलब क्या है कि इस रिएक्शन से आपका अनहाइड्राइड बन सकता है बाय द रिमूवल ऑफ वन वाटर मॉलिक्यूल। समझ में आया अनहाइड्राइड्स कैसे बनते हैं? ओके, सो यहाँ पे आपको एसिटिक अनहाइड्राइड, मतलब ये जो मॉलिक्यूल है ना, ये आपको यहाँ पे यूज़ करना है। चलो उसको कॉपी पेस्ट करो। फिर एसिटिक अनहाइड्राइड ही बोला है ना इन लोगों ने? हाँ, यस, एसिटिक अनहाइड्राइड है। सो अब यहाँ पे CH3 और CO, ठीक है, ये रिपीटेड है, तो चलो लिख लो उसे विथ, और एक ऑक्सीजन जो है वो अकेला है। ठीक है, ये हो गया आपका एसिटिक अनहाइड्राइड। फिर उसके साथ में क्या यूज़ करना है आपको? टेम्परेचर रेंज यहाँ पे डिसाइडेड है। ओके, उस टेम्परेचर रेंज को आपको ओवरलैप नहीं करना है। ठीक है, क्या है वो? 273 टू 283 केल्विन। ओके, फिर यहाँ पे आपके पास एक कॉम्प्लेक्स आने वाला है। ओके, कैसा होगा वो कॉम्प्लेक्स? पहली वाली जो रिएक्शन है और दूसरी वाली जो रिएक्शन है उसके पैटर्न में सिमिलैरिटी है, राइट? तो इन दोनों रिएक्शंस का स्टडी एक साथ करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, और इसके रिएक्शन जब आप, ये लिखना है आपको अनहाइड्राइड का प्रिपरेशन, ठीक है, तो थोड़ा सा ऐसा लिखते हैं। ठीक है, इसके रिएक्शन जब आप फिर से कटायन के साथ करते हो, हाइड्रोकटायन के साथ, तो फिर आपको वही मॉलिक्यूल मिलेगा जो ऊपर मिला है, दैट इज बेंजाल्डिहाइड। ओके, सो दिस इज द सिंपल रिएक्शन। इसमें एक्चुअली सिंपल है, पर सिर्फ ध्यान में रखने जैसी चीज़ क्या है, ये तो इजी है कि टोल्यूइन से आपका बेंजाल्डिहाइड बन रहा है, पर ये बीच के जो रिएजेंट्स है ना, ये आपको अच्छे से ध्यान में रखने पड़ेंगे। ओके, सो कंप्लीट दिस रिएक्शन, देन वी विल गो टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट। ओके, चलो, सो नेक्स्ट रिएक्शन, अब आगे की रिएक्शन थोड़ी सी इजी है। ओके, साइड चेन क्लोरीनेशन, नाम क्या है? साइड चेन क्लोरीनेशन। सो थर्ड रिएक्शन है, राइट, थर्ड रिएक्शन है। ओके, साइड चेन क्लोरीनेशन। सो नाम से ही पता चलता है कि क्लोरीन का कुछ तो यहाँ पे रोल है। देखते हैं क्या रोल है। ओके, सो चलो, टोल्यूइन लो, लिया। ओके, सो डाइक्लोरीन के साथ इसके रिएक्शन करो। 2 क्लोरीन के हमें मॉलिक्यूल्स चाहिए इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट? इन प्रेजेंस ऑफ यूवी रेज, राइट? चलो, सो यहाँ पे आपको एक इंटरमीडिएट मिलेगा जिसे आप लोग बोलने वाले हो बेंजिल क्लोराइड। बेंजिल क्लोराइड कैसे बनता है? सिंपली क्लोराइड जो मोइटी है वो उसको अटैच्ड होने वाली है। यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव होगा, राइट? एक नहीं, 2 हाइड्रोजन रिमूव होंगे और वहाँ पे 2 हाइड्रोजन जो गए हैं उनकी जगह क्लोरीन लेगा। चलो फिर, हाँ, एक बात है, यहाँ पे मैंने क्या मैंने मिस्टेक की, आपके ध्यान में आई क्या? मैंने यहाँ पे मिस्टेक की है। मैंने यहाँ पे ड्रॉ करते वक्त पैरा पोजीशन ड्रॉ की और यहाँ पे क्या किया? हाँ, ठीक है, ऐसा कैसा चलेगा? हाँ, सिमिलर, अगर एक पोजीशन आपको मेंटेन करनी पड़ेगी, राइट? सो हाँ, नाउ इट्स राइट। ओके, फिर इसके रिएक्शन करो कटायन के साथ। देखो, कटायन का जो रोल है ना वो हर एक रिएक्शन में है, राइट? सो आपको हीट चाहिए, ज़रा सी हाई हीट चाहिए आपको। ओके, और फिर आपका बन जाएगा बेंजाल्डिहाइड। ओके, सो यहाँ पे जो डाइक्लोराइड है, ओके, उसकी जगह ले रहा है ऑक्सीजन। समझ में आया? इसलिए आपको स्ट्रॉन्ग कटायन चाहिए, इसलिए ये जो रिएक्शन है ये स्ट्रॉन्ग कटायन के प्रेजेंस में होती है। अब रिएक्शन पैटर्न आइडेंटिफाई करना सीखो कि मुझे ऑक्सीजन की एडिशन करनी है तो मुझे एनवायरनमेंट कैसा देना पड़ेगा। अगर मुझे हाइड्रोजन की एडिशन करनी है तो एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए। ये समझ में आ रहा है? ऐसे ऑब्जर्व करो और फिर केमिस्ट्री आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, राइट? पैटर्न्स डिसाइडेड होते हैं,
ओके। रिएक्शन के टाइप्स होते हैं ना, कोई तो रिडक्शन टाइप ऑफ रिएक्शन होती है, नहीं तो ऑक्सीडेशन टाइप ऑफ रिएक्शन होती है, नहीं तो दोनों रिएक्शन साथ में चलते हैं, उसको रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं, राइट। तो मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस दे आर ऑफ रिडक्शन और ऑक्सीडेशन टाइप ऑफ रिएक्शंस। बाकी के अपने होते हैं डिस्प्लेसमेंट, सब्स्टिट्यूशन, एडिशन एंड जो भी है, ओके। तो उनके पैटर्न सीखो, राइट, बस। सो ये हो गई बेंजाल्डिहाइड की रिएक्शन। और यहाँ पे आती है एकदम इम्पॉर्टेंट रिएक्शन, ये बहुत बार पेपर को पूछी गई है और एकदम सिंपल रिएक्शन है, वो एकदम सिंगल स्टेप रिएक्शन है, सिर्फ उसका रिएजेंट ध्यान में रखो, दैट इज गैटरमन कॉक रिएक्शन, ठीक है। हाँ चलो, ये रिएक्शन क्या बोलती है फिर, सिंपली आपका बेंजीन लो, कुछ अटैच मत करो उसे बाकी के कंपाउंड्स। हाँ, फिर इसकी रिएक्शन जो है वो किसके साथ होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, ओके, इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसके साथ में आपको यूज करना है अनहाइड्रस एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, ओके, एंड इन प्रेजेंस ऑफ एकदम हाई प्रेशर, ठीक है। सो देखो इसमें कितनी आपको एनर्जी यूज करनी है और कितने स्ट्रॉन्ग रिएजेंट्स यहाँ पे यूज किए हैं, राइट। एसिड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड कहाँ पे होता है पता है ना आपको, ये एकदम स्ट्रॉन्ग पोल्यूटेंट है, ठीक है, फिर भी इस रिएक्शन में यूज किया है, मतलब इस रिएक्शन का सिग्निफिकेंस समझो आप लोग। ये अनहाइड्रस एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड यूज किया, ये भी एकदम स्ट्रॉन्ग रिएजेंट है, ओके, और ये सब कुछ कम था तो हाई प्रेशर भी यूज़ किया है, ठीक है। सो ये जो रिएक्शन है इसका एनवायरनमेंट कितना स्ट्रॉन्ग होगा ये इमेजिन करो, ओके। और फिर यहाँ पे आपको मिलता है बेंजाल्डिहाइड, ठीक है, राइट। सो ये जो रिएक्शन है, मतलब आपका जो ये ऐसा क्यों यूज़ किया है आपने कभी, मतलब हम लोग क्या इमेजिन करेंगे, अरे सिंपली बेंजीन है और उसको ये अल्डिहाइड ग्रुप अटैच करना है, हाँ, इसमें इतना मेहनत लेने की क्या ज़रूरत है, क्यों ली है इतनी मेहनत, फिर ऐसा क्यों किया है, इतने मतलब एक कुछ तो कार्बन, हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन चाहिए, तो ऐसे रिएजेंट्स यूज़ करते हैं ना कि जिसमें ये एक हम अटैच कर सकते हैं, सिंपल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो सकती थी, तो इतना मेहनत लेने की क्या ज़रूरत है। सोचा क्या आपने, क्या रीज़न हो सकता है इसका, मुझे ज़रा सोच के बताओ, क्यों ऐसा किया होगा। स्टार्टिंग कंपाउंड कौन है, बेंजीन। कैसा है बेंजीन, बेंजीन की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड है, इसका मतलब क्या है, बेंजीन इज हाईली स्टेबल कंपाउंड, राइट। सिंपल बेंजीन में कभी रेजोनेंस देखा है क्या, रेजोनेंस कहाँ पे दिखता है, जब इसको कोई अटैच्ड होता है तो, राइट, तब रेजोनेंस हमें दिखता है, पर बेंजीन अकेला खुश है, एकदम स्टेबल है, तो इतना स्टेबल है वो, हाईली स्टेबल मॉलिक्यूल है, तो उसको सब्स्टिट्यूट करने के लिए उसको अनस्टेबल करना पड़ेगा, उसको रिएक्टिव बनाना पड़ेगा। और कोई भी अगर पहले से कोई आदमी है जो उसका नेचर ही हाई टेम्पर्ड होता है, मतलब कुछ भी अगर सिंपल बात कह दो उसे, उसका जो दिमाग है वो सरक जाता है, राइट। ऐसे आदमी को अनस्टेबल करना ईजी होता है, राइट। पर ऐसा आदमी जो एकदम शांत है, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, उसे कुछ भी बोलो वो शांत ही रहता है, राइट। ऐसे आदमी को आप कुछ भी बोलो फर्क पड़ेगा नहीं, आपकी मेहनत वेस्ट जाएगी, तो उसको अनस्टेबल करने के लिए आपको बहुत मेहनत लगानी पड़ेगी। वही बात है यहाँ पे, बेंजीन एकदम स्टेबल है, रिएक्टिव नहीं है बिल्कुल, ओके, कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, अच्छे से बैठा है, तो उसको रिएक्टिव करने के लिए और उसको सब्स्टिट्यूएंट लगाने के लिए इतनी मेहनत लगाई है। समझ में आया, यही यहाँ पे अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट होता ना तो इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। समझ में आया, देखो रिएक्शन का पैटर्न ऐसे आइडेंटिफाई करते हैं। क्वेश्चन अराइज होना चाहिए, अरे क्यों इतने रिएजेंट्स यूज़ करने, हाई प्रेशर यूज़ करो, ये इतने स्ट्रॉन्ग रिएजेंट्स यूज़ करो, क्यों किया है ये, बिकॉज हमें ये जो बेंजीन है इसको अनस्टेबल बनाना है, और इस बेंजीन से डायरेक्टली आपको बेंजाल्डिहाइड चाहिए, नहीं तो ये ऐसा नहीं करना है, इतनी एनर्जी आपको वेस्ट नहीं करनी है, क्यों या ऐसा बोल सकते हो कि आपके लैब में हाई प्रेशर देने वाली कोई ऐसी सिस्टम प्रेजेंट नहीं है,
तो फिर आपको ऐसे सिंगल स्टेप रिएक्शन नहीं कर सकते आप लोग। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इस बेंजीन से ही अगर बनाना है तो बेंजीन को पहले सिंपल मॉलिक्यूल के साथ सब्स्टिट्यूट करो। ओके, बेंजीन से क्लोरोबेंजीन बनाओ, ऐसा कुछ तो करो, और फिर ऐसे 4-5 स्टेप के बाद आपको बेंजाल्डिहाइड मिलेगा। पर इस रिएक्शन का सिग्निफिकेंस क्या है, डायरेक्टली बेंजीन से बेंजाल्डिहाइड मिल रहा है। ओके, बाय द यूज ऑफ दीज सिंपल कॉम्बिनेशंस। समझ में आया? सो ये इस गाटरमैन और कॉक, ये जो साइंटिस्ट होंगे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये फॉर्मुलेशन दिया और दिखाया कि बेंजीन से डायरेक्टली बेंजाल्डिहाइड बन सकता है। समझ में आया क्या सिग्निफिकेंस है इस रिएक्शन का? चलो, अब हमने इतनी बड़बड़ की है इस पे, तो ये रिएक्शन आपके ध्यान में रहनी ही चाहिए। गाटरमैन कॉक रिएक्शन क्या बताती है, डायरेक्ट बेंजीन से बेंजाल्डिहाइड, एकदम ईजी रिएक्शन। फिर सिर्फ ये कॉम्बिनेशन ध्यान में रखो। ओके, चलो, तो यहाँ पे आपका बेंजाल्डिहाइड प्रिपरेशन का जो पार्ट है ये एंड होता है। यहाँ पे एक सिर्फ पार्ट है सेम, दैट इज प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स, एरोमेटिक कीटोन्स। ठीक है, एरोमेटिक कीटोन्स। तो इसमें सिंपली जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आपको फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन चाहिए। ठीक है, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। सो ये रिएक्शन आप लोग देख के आए हैं कैसे बनती है रिएक्शन। ठीक है, सिंपली आपको असाइलेशन करने के लिए फिर से फ्रीडल क्राफ्ट है तो आपको अनहाइड्रस एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड ये रिएजेंट यूज़ करना पड़ेगा। राइट, बस इतना ही रिएजेंट आपको यूज़ करना पड़ेगा। और इसकी रिएक्शन जो असाइलेशन बोला है तो एसिल क्लोराइड यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपका स्टार्टिंग मॉलिक्यूल यहाँ पे क्या होगा, क्लोरीन। ठीक है, क्लोरोबेंजीन होगा। राइट, या हाँ राइट, क्लोरोबेंजीन ही होगा। तो क्लोरोबेंजीन को इसके साथ ट्रीट करो, आपको एरोमेटिक कीटोन मिल जाएगा। एरोमेटिक कीटोन मतलब क्या, सिंपली ओके, इसको बोलेंगे एरोमेटिक कीटोन। समझ में आया? ओके, बस इतनी है, ये सिंपल रिएक्शन है। एक बार 11 के टेक्स्ट बुक से ये रिएक्शन देख के रखो। राइट, ठीक है, चलो। और नहीं तो आपके पास और एक ऑप्शन है कि 11th अगर ये चैप्टर आपको रिवाइज करना है, हाँ आपको थोड़ा सा ज़्यादा स्टडी करने की इच्छा है, तो इस थर्सडे से हमारा जो 11th का क्लास है ना, उसमें यही चैप्टर होने वाला है। 15 चैप्टर हम लेने वाले, तो उसके वीडियोस नहीं, पर 11th की बैच में आप लोग नहीं है ना। ओके, तो अगर आपको ये चैप्टर सीखना है फिर से तो बोलो, उसके जो वीडियोस हैं ये मैं आपके ग्रुप में भी डाल दूँगी। राइट, उसके भी रिकॉर्डिंग्स होंगे फिर से, अगर रिवीजन आपको करनी है तो। लास्ट ईयर तो सब कुछ हुआ है, पर याद है क्या आपको? वीडियो डाले ना, लेकिन है यूट्यूब पे। हाँ, यूट्यूब पे हाइड्रोकार्बन के है क्या वीडियो? कंप्लीट है पूरे? वो देखना पड़ेगा, लेकिन है। ओके ओके, ठीक है, दे है तो अच्छी बात है, नहीं तो हमारे अभी वीडियोस फिर से बनने ही वाले हैं। राइट, तो वो वीडियोस आप लोग देख सकते हो। ठीक है, चलो, नहीं तो ये सारा होने के बाद एक बार उसकी रिवीजन भी लेंगे, क्योंकि वो 15 चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और कितनी बार बोला है देखो उन्होंने कि देखो देखो, यहाँ से वो देखो, वहाँ से वो देखो। ठीक है, चलो, सो ये इतना कंप्लीट करो, फिर नेक्स्ट रिएक्शन देखेंगे, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स फ्रॉम ईस्टर्स। ठीक है, चलो, ठीक है। सो अब हमें क्या प्रिपेयर करना है, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स ऑफ कोर्स फ्रॉम ईस्टर्स, और सिर्फ ईस्टर्स, हाँ बाकी कुछ नहीं उसमें। ठीक है, सो एल्डिहाइड फ्रॉम ईस्टर्स। ठीक है, चलो, तो इसमें चलो फिर ईस्टर लो, दिस इज योर ईस्टर। ओके, ईस्टर और कीटोन में क्या सिमिलैरिटी है? ईस्टर और कीटोन में क्या सिमिलैरिटी है? यहाँ पे सिर्फ एक एक्स्ट्रा ऑक्सी ग्रुप है, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है, बाकी सारा सिमिलर है। ओके, चलो फिर, तो हमारे लिए काम सिंपल हो गया, सिर्फ इस ऑक्सीजन को हटाना है, फिर हमारा कीटोन बन जाएगा। और ऑक्सीजन को हटा के सिंपली मैंने वहाँ पे क्या, कौन सा ग्रुप अटैच कर दिया? नहीं, CO है, सिर्फ H ग्रुप, हाइड्रोजन, मतलब ऑक्सीजन को हटा के मैंने हाइड्रोजन डाल दिया, तो मेरा एल्डिहाइड बनने वाला है। ठीक है, बस चलो, तो उसके लिए मुझे रिएजेंट्स क्या यूज़ करने पड़ेंगे? देखो कि मुझे एकदम अलग सा रिएजेंट है ये भी, डाई आइसो ब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, फिर से डाई
आइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। बोलो ये दिमाग में 4-5 बार, ठीक है। सो ये आपको यहाँ पे यूज करना है, आइसोब्यूटिल, उसके 2 कंपोनेंट्स होंगे, राइट, इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग कटाइन, ठीक है। तो यहाँ पे आपका बनने वाला है एल्डिहाइड, ठीक है। अब यहाँ से देखो, एक आर ग्रुप मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया। क्या क्या रिमूव किया यहाँ से? माइनस क्या क्या किया? आर ग्रुप गया, उसके साथ क्या गया? एक ऑक्सीजन गया, राइट। और फिर एडिशन किसकी हुई? हाइड्रोजन की, ठीक है। ऐसे समझो, ओके, ऐसे रिएक्शन को अच्छे से समझो, ठीक है। सो दिस इज सिंपली रिडक्शन रिएक्शन, ऑफ कोर्स, ठीक है। हाइड्रोजन की एडिशन हुई तो रिडक्शन रिएक्शन, ऑक्सीजन की एडिशन हुई तो, हाँ, बस इतना अगर समझा ना तो भी बहुत है, राइट। तो इस तरह से डायरेक्टली एल्डिहाइड इस तरह से बन सकता है, ओके। चलो, तो इसका ये जो रिएजेंट है ना, इसका नाम ध्यान में रखो, हाँ, माइंड में बोलो, बड़ा नाम है, 2-3 बार इसको बोलना पड़ेगा आपको कि डाई आइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। क्या क्या है वो देखो, डाई आइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। चलो, फिर ये सारा होने के बाद यहाँ पे हमारा अल्डिहाइड एंड कीटोन का जो प्रिपरेशन है ये एंड होता है। दिस इज द लास्ट रिएक्शन, ठीक है। ये साइमल्टेनियसली लिख लो, हाँ, इसके लिए अलग से टाइम नहीं देती हूँ मैं। आगे, इसके आगे जो है दैट इज प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। सिंपल रिएक्शन है, एक 1/2 मिनट में हो सकती है लिख के, ठीक है। नाउ इट्स प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ओके। सो इसकी भी एक लिस्ट बना लो कि कैसे प्रिपरेशन आपको उसका करना है, उसके लिए क्या क्या रिएजेंट्स आपको चाहिए, ओके। चलो फिर, फर्स्ट इज फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड अमाइड्स, ठीक है, नाइट्राइल्स एंड अमाइड्स। चलो फिर पहले नाइट्राइल लेते हैं। ये रिएक्शन हमने अल्डिहाइड के लिए भी की थी, सिंपली हाइड्रोलिसिस करो नाइट्राइल का, ओके। और फिर यहाँ पे आपको एक इंटरमीडिएट मिलेगा। क्या होगा वो इंटरमीडिएट? कुछ ऐसा, ओके, इंटरमीडिएट है इसलिए उसको ब्रैकेट में लिखा है। इंटरमीडिएट का आपको कैरेक्टरिस्टिक पता होगा कि इंटरमीडिएट से रिएक्शन आगे भी प्रोसीड हो सकती है, नहीं तो रिवर्ट भी हो सकती है, ठीक है। सो सिंपली वही करना है हमें, रिवर्ट हो सकती है वो। यहाँ से आपको क्या मिलेगा? सिंपली एक अमाइड मिलेगा, दिस इज योर अमाइड, ठीक है। और फिर से उसका हाइड्रोलिसिस करो इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एसिडिक कंडीशंस, ठीक है। और यहाँ पे आपको मिलेगा योर कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। मतलब आपका ये जो ये अमाइन ग्रुप है ना, अमाइन ग्रुप को आपने OH ग्रुप से रिप्लेस किया है यहाँ पे, राइट। और फिर यहाँ पे आपका अमाइन आपको वापस मिलेगा, ठीक है। हाँ, लिबरेट नहीं होगा वो, सिर्फ मिलेगा। ये इसको लिबरेट करने के लिए आपको थोड़ा सा अच्छा वाला कंडीशन चाहिए, ठीक है। दिस इज सिंपल योर रिएक्शन। एक इंटरमीडिएट कौन सा मिलेगा ये ध्यान में रखना होगा। और एक रिएक्शन है, देखो अमाइड की सिंपल रिएक्शन है, ठीक है। मतलब इसमें, इस रिएक्शन में क्या हुआ, पहले नाइट्राइल यहाँ पे आपने यूज़ किया, ठीक है। नाइट्राइल को आपने कन्वर्ट किया पहले अमाइड में, ठीक है, यहाँ पे अमाइड में कन्वर्ट किया और फिर ये अमाइड कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हुआ। समझ में आया प्रोसीजर कैसे है? पर दूसरी एक शॉर्टकट वाली भी रिएक्शन है, डायरेक्ट नाइट्राइल से भी हो सकता है। चलो लो, फिर नाइट्राइल लो, लिया, ठीक है। उसका फिर से आपको हाइड्रोलिसिस करना है, पर हाइड्रोलिसिस करने के लिए यहाँ पे हमने सिर्फ एक मॉलिक्यूल यूज़ किया था, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल यूज़ करो, डायरेक्टली डाइल्यूट एसिड यूज़ करो, किया, ठीक है। और
इस रिएक्शन मिक्सचर को हीट करो और फिर आपको मिलेगा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड विथ एक सॉल्ट मिलेगा NH4Cl। ठीक है, बस ये शॉर्टकट है। डायरेक्टली अगर आपको नाइट्राइल से अमाइड को नहीं लाना है बीच में, पर डायरेक्टली नाइट्राइल लेके आपको क्या करना है, कार्बोक्सिलिक एसिड यूज़ करना है, तो रिएक्शन ये आपको यूज़ करनी पड़ेगी। सो आपकी नीड समझो, राइट। खाने के लिए सब कुछ है, राइट, पूरा का पूरा होटल है आपके पास, पर होटल का हर एक डिश आप ऑर्डर करते हो क्या? नहीं ऑर्डर करते। आप लोग क्या ध्यान में लेते हो? हमारी भूख कितनी है, हाँ, मेरी पसंद क्या है, हाँ, मैं कितना अफोर्ड कर सकता हूँ, ये भी बात है ना, राइट। तो ये सारा ध्यान में लेते हुए हम होटल की डिश ऑर्डर करते हैं। सेम इज़ द केस विथ रिएक्शंस। ओके, इंडस्ट्री में मेरी पसंद क्या है, मुझे क्या चाहिए, मार्केट रिसर्च क्या बोलता है, मेरा मार्केट में नीड क्या है, मेरा कैपिटल कितना है, मैं कितने पैसे डाल सकता हूँ उस रिएक्शन में, ये सारा सोचते हुए हमें रिएक्शन डिज़ाइन करनी पड़ती है। ओके, और होशियार इंडस्ट्रियलिस्ट वही होता है कि जो इन बातों को ध्यान में लेता है। वैसे तो रिएक्शन करने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ अवेलेबल है, प्लैटिनम मेटल भी आप यूज़ कर सकते हो कैटालिस्ट के तौर पे, पर सोचना चाहिए कि अरे मैं सच में उसे अफोर्ड कर सकता हूँ क्या, उसकी नीड है क्या, तो अगर प्लैटिनम नहीं है तो मेरे पास अल्टरनेटिव क्या है। ठीक है, सो ये सब सोचते हुए रिएक्शन डिज़ाइन करो, और आपके जो एम्प्लॉयज़ होंगे जो आपके इंडस्ट्री में काम करते हैं, तो उनको भी ऐसी ही आदत लगानी चाहिए। नहीं तो फिर वो हमारे सामने, अगर हम बिजनेस ओन करते हैं तो हमारे सामने वो आके बोलेगा कि सर मुझे प्लैटिनम कैटालिस्ट चाहिए, अरे पैसे कौन भरेगा उसके, राइट। सो ऐसा माइंड आप लोगों का चलना चाहिए अगर बिजनेस ओन करके ऐसा कुछ करना है तो, राइट। चलो ये कंप्लीट करो, फिर आगे जाएंगे। चलो, तो फिर नेक्स्ट टाइप इज वी आर डिस्कसिंग अबाउट प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ठीक है, ओके, तो अब नेक्स्ट है नाइट्राइल्स एंड अमाइड्स हो गया। अब दो और है, एसिल क्लोराइड, बस हमने ये बहुत बार लिया है। अब एसिल क्लोराइड एंड उसके साथ अनहाइड्राइड। ठीक है, चलो। सो अब यहाँ इस टाइप से आपको एरोमेटिक भी मिल सकता है और एलिफेटिक भी मिल सकता है, दोनों मिल सकते हैं। आप क्या यूज़ करते हो और कैसे फॉर्मुलेशन बनाते हो उस पर वो डिपेंड रहेगा। ठीक है, तो चलो एसिल क्लोराइड लो, लिखो ये रिएक्शन मेरे साथ ही। एसिल क्लोराइड लिया, उसके साथ हाइड्रोलिसिस किया। ठीक है, सिंपली बस सिंगल स्टेप रिएक्शन। क्लोरीन जो है, ओके, क्लोरीन रिमूव करके सिंपली आपको यहाँ से आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसमें अटैच करना है, बस करो। सो यहाँ पे हो गया आपका कार्बोक्सिलिक एसिड तैयार। ठीक है, एंड उसके साथ में बाय प्रोडक्ट क्या निकला आपका, यहाँ से क्लोरीन, यहाँ से हाइड्रोजन, बस हो गई रिएक्शन, इतनी सिंपल है। ठीक है, तो फिर अगर मैंने, ये हो गया एसिल क्लोराइड का, अगर यहाँ पे मैंने अनहाइड्राइड लिया तो क्या होगा। चलो, अब मैंने आपको बताया है कि अनहाइड्राइड कैसे प्रिपेयर करते हैं। हाँ, वाटर को रिमूव करते हैं, और वाटर का रिमूव करके फिर से उसकी हाइड्रोलिसिस रिएक्शन ही करनी है हमें। ठीक है, अब ये हो जाने के बाद आपको दो एसिड मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। ठीक है, चलो, मिला, राइट, ओके, और इसके साथ में आपकी रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। क्या है फिर, सिंपली एसिड क्लोराइड और अनहाइड्राइड से क्या करना है, सिर्फ हाइड्रोलिसिस करना है, बस रिएक्शन हो गई, इतना सिंपल है, राइट। फिर स्टर से करते हैं, ये भी रिपीटेड है, एक बार हो गया है, ओके। चलो फिर स्टर लो, बस अब आप लोग तो एक्सपर्ट होने चाहिए ऐसे रिएक्शंस में, क्योंकि पैटर्न तो सिमिलर है, सिंपल हाइड्रोलिसिस। ओके, तो इसमें क्या करना है अब यहाँ पे आपको, कि ये जो पूरा ग्रुप है, मतलब एक आर ग्रुप एक ऑक्सीजन, इसकी जगह पे आपको क्या डालना है,
आपको नहीं प्रिपरेशन किसका चल रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप चाहिए यहाँ पे आपको, या सिंपली शॉर्टकट में अगर बताए तो ये भी रहेगा ना तो भी चलेगा। आर ग्रुप जो है ना उसको रिप्लेस करना है हाइड्रोजन के साथ सिंपली, तो हाइड्रोजन ऐड करना है मतलब कौन सी रिएक्शन हो गई, रिडक्शन। ठीक है, तो फिर रिडक्शन करो। रिडक्शन कैसे होता है, इन प्रेजेंस ऑफ एसिड होता है, तो एसिड चाहिए यहाँ पे। ये समझ में आया कि कैसे रिएजेंट्स का चॉइस कैसे करना चाहिए। एसिड है तो बाय डिफॉल्ट हीट, डाइल्यूट एसिड है तो हीट चाहिए, क्योंकि रिडक्शन को फेवरेबल कंडीशंस चाहिए हम लोगों को। ओके, फिर हो गया। ओके, और यहाँ पे ये रिएक्शन क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सेम रिएक्शन से, स्टर से अगर आप ये कंडीशंस यूज़ करते हो तो एक ही रिएक्शन से आपको कार्बोक्सिलिक एसिड तो मिलता ही है, पर उसके साथ में दूसरे आर ग्रुप के साथ आपको यहाँ पे मिलता है प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, तो ये रिएक्शन सोचो कि ये इंडस्ट्रियली कितनी फेवरेबल होगी। एक ही रिएक्शन से कार्बोक्सिलिक एसिड भी मिल रहा है यहाँ पे और अल्कोहल भी मिल रहा है, सिर्फ आपको स्टार्टिंग कंपाउंड चाहिए स्टर। समझ में आया? ओके, सो अगर ऐसी रिएक्शन आप आपके इंडस्ट्री के ओनर के सामने लेके जाते हो ना तो वो आपको प्रमोशन देता है। ठीक है, पर अगर एकदम फालतू रिएक्शन लेके गए कि जिसमें पैसा जा रहा है और फिर मिलता भी कुछ नहीं, टाइम जा रहा है, तो वो फिर वो सोचेगा आपके जॉब के बारे में। समझ में आया? ठीक है, सो दीज रिएक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, सच काइंड ऑफ रिएक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हो, और एक काम, आर ग्रुप है, एग्जाम्पल बना सकते हो, CH3 लगा लो, ओके, इथिल ग्रुप लगा लो, प्रोपिल ग्रुप लगा लो, बन जाएगा। डिज़ाइन कैसे करना है कि आप लोगों को कौन से टाइप का कार्बोक्सिलिक एसिड चाहिए। अगर यहाँ पे मुझे एसिटिक एसिड चाहिए तो यहाँ पे मुझे क्या अटैच करना पड़ेगा, CH3 अटैच करना पड़ेगा, राइट। अल्कोहल में भी सोचो कौन सा अल्कोहल चाहिए मुझे, इथिल अल्कोहल चाहिए, मिथिल अल्कोहल चाहिए, या मिथिल अल्कोहल तो डेंजरस होता है, प्रोपिल अल्कोहल चाहिए, क्या चाहिए मुझे, तो वैसे आर ग्रुप तैयार करो। ठीक है, चलो ये हो गई ये रिएक्शन लिख के, चलो कंप्लीट करो ये। चलता है ना। अगर दोनों तरफ CH3 लिया तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, एसिटिक एसिड मिलेगा और मिथिल अल्कोहल मिलेगा। पर ये मिथिल अल्कोहल एकदम डेंजर होता है, मैंने आपको बताया होगा। हाँ, इस डायरेक्टली आइज़ आपके है ना, तो आइज़ को ये बहुत बड़ा थ्रेट होता है। और ये गांव वाले लोग होते हैं ना, ये अपनी लो ग्रेड दारू बनाने के लिए, हाँ, मतलब उनको लगता है कि चलो हम बहुत बड़ी शराब बनाएंगे, राइट। भट्टी लगाते वो, नहीं ठीक, वो भट्टी लगाते हैं, राइट। और क्या यूज़ करते हैं, फर्मेंटेशन चाहिए ना उसके लिए, तो कैसे वाइन इंडस्ट्रीज़ जो होती है, वाइनरीज जो होते हैं, वो अच्छा फर्मेंटेशन मटेरियल यूज़ करते हैं, जैसे ग्रेप्स हो सकता है, बार्ली होती है, फिर ऐसे फ्रूट्स यूज़ करते हैं, राइट। तो ये लोग क्या करते हैं, कुछ भी करते हैं, हाँ, जो उनके हाथ में लगे वो यूज़ करते हैं वो लोग। वेजिटेबल्स का कचरा, हाँ, कुछ भी मतलब हम सोच भी नहीं सकते ऐसा ऐसा मटेरियल वो फर्मेंटेशन के यूज़ करते हैं, के लिए यूज़ करते हैं। ये एग्स के शेल्स होते हैं ना, वो भी यूज़ करते हैं वो लोग, जो हाथ में लगे वो, और उसको कोई ऐसे कॉम्बिनेशन फॉर्मुलेशन नहीं होता, ओके। और फिर क्या बनता है, वो सोचते हैं कि चलो हमें अच्छी सी दारू मिलेगी, हाँ, हमारी जो कंज्यूम करने जैसी जो ये होती है अल्कोहल होता है, वो क्या होता है एक्चुअली, वो इथिल अल्कोहल होता है, राइट। पर ऐसा कुछ भी यूज़ करेंगे तो वो बिगड़ जाता है और मिथिल अल्कोहल बनता है। और मिथिल अल्कोहल अगर कंज्यूम किया तो सोचो ही मत क्या हो जाएगा। और अगर ज़्यादा कंज्यूम किया, उन लोगों का कंट्रोल थोड़ी होता है उसके ऊपर, ज़्यादा कंज्यूम करते हैं तो डायरेक्टली ऐसे केसेस हुए हैं कि उनके आईज़ जो है ना, वो मतलब फॉर एवर फॉर लाइफ वो लोग ब्लाइंड हो गए, और मौत भी होती है। फिर ब्लाइंड होना भी ठीक है, पर उनकी जान भी जाती है। ऐसा ये लो ग्रेड काम चलता है, ठीक है, और बहुत जगह पे चलता है, ओके। पर जो रूरल एरियाज़ है ना, अच्छे वाले, जिन लोगों को एक्चुअल में पता है कि ये फर्मेंटेशन करके वाइन कैसे बनाते हैं, इनको सच में पता है। जैसे आपने कभी ये सुना है क्या, मोह नाम का ये सुना है, मराठी में उसे मोहाची दारू बोलतात, ओके। तो ये एक्चुअली पत्ते होते हैं, पत्ते नहीं होते एक्चुअली, वो फ्लावर्स होते हैं उसके, और उन फ्लावर्स को अच्छे से मिक्स करके, उनको रख के, फर्मेंट करके, स्टर करके उसकी ये बनाए जाते हैं, उससे अल्कोहल निकलता है। एंड दैट इज़ गुड फॉर हेल्थ। ऐसे बनाना अलग बात है, पर ये
कुछ नहीं हो सकता इन लोगों का। और ये शुगर से भी बनती है। वो जो फ्लावर्स होते हैं ना एक्चुअली वो शुगरी फ्लावर्स ही होते हैं। और ये जो ट्राइबल एरिया होता है ना वहाँ पे एक्चुअली वो लोग ऐसे बनाते हैं, कुछ भी करते हैं उस मुँह के मतलब उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं एक बार देखना पड़ेगा, ये ट्राइबल नाम है उसका। पर उससे अल्कोहल बनता है, फिर उससे रोटी बनती है, उसकी सब्जी भी बनती है। सब लोग मतलब उनका इतना बड़ा कल्टीवेशन है मुँह का कि वो सारा का सारा काम उससे ही करते हैं। ओके, वो अलग बात है और वो उन लोगों की प्रैक्टिस है, एंशिएंट प्रैक्टिस है, ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है। पर ये कौन सी ट्रेडिशन है मिथिल अल्कोहल बनाने की। ठीक है, चलो नेक्स्ट टाइम। थोड़ा पॉज करना पड़ेगा। ओके, सो पहले हमारा जो था वो एसिड हाइड्रोलिसिस था, अब अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस। फिर से स्टार्टिंग कंपाउंड हमने ईस्टर लिया। ठीक है, अब पहले वाली रिएक्शन में सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ किया था, इस रिएक्शन में यूज़ करेंगे अल्कली। तो कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, NaOH यूज़ करो, राइट। ये नहीं मिला KOH यूज़ करो, कुछ भी यूज़ करो चलता है, राइट। फिर इसको हीट करो, ठीक है, हीट करो। फिर यहाँ से एक आपको ना क्या मिलेगा, फिर एक इंटरमीडिएट मिलेगा। अब आप क्या यूज़ करते हो उस पर डिपेंड है। सोडियम यूज़ किया तो सोडियम का डेरिवेटिव मिलेगा, पोटेशियम यूज़ किया तो पोटेशियम का मिलेगा। ठीक है, चलो तो यहाँ पे R ग्रुप आपका डेरिवेटिव कैसा है। अब इन्होंने आपकी टेक्स्ट बुक वालों ने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है, सिर्फ प्रोपिन का मतलब प्रोपेन पेरेंट लेके उन्होंने रिएक्शन बनाई है। तो पहले तो हम जनरल रिएक्शन ही बनाते, बाद में आप लोग एग्जाम्पल्स बना सकते हो उसके। ठीक है, सो सिंपली यहाँ पे आपको मिलने वाला है Na+ और K+, क्या यूज़ करते हो उस पर डिपेंड है। ठीक है, सो ये जो है ये सोडियम एल्कोनेट ऐसे उसको बोलेंगे। ठीक है, प्रोपेन यूज़ किया तो सोडियम प्रोपोनेट, ठीक है, जो भी है वो, राइट, प्रोपेनोइट। फिर इसके साथ में आपको और एक कंपाउंड मिलता है, दैट इज अल्कोहल। ठीक है, मिला, अल्कोहल मिला। फिर हाँ, अब ये और ये अलग है, हाँ, ये R ग्रुप और ये R ग्रुप अलग है। यहाँ पे आप क्या यूज़ करते हो उस पर डिपेंड। फिर ये हो जाने के बाद इसकी जो रिएक्शन है इसकी ये करना है आपको, इसका सिंपली हाइड्रोलिसिस। ओके, हाइड्रोलिसिस करने के बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, उसको प्रोटॉन के साथ ट्रीट करो। ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, मतलब नाम के लिए सिर्फ अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस है। स्टार्टिंग कंपाउंड आपने क्या यूज़ किया, अल्कली यूज़ किया, बाद में एसिड आता ही है पिक्चर में, राइट। सो उसको यूज़ किया, फिर आपको यहाँ पे मिलेगा एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, और फिर उसके साथ में आपका जो कैटालिस्ट है वो आपको वापस मिल जाएगा। समझ में आया। सो ये रिएक्शन इंडस्ट्रियली फेवरेबल क्यों है, क्योंकि आप जितना रिएजेंट यूज़ करते हो ना उतना रिएजेंट एट द एंड ऑफ रिएक्शन आपको वापस मिलने वाला है। समझ में आया। सो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस रिएक्शन कि इसमें आपको आपका जो लॉस है या जो कुछ भी आप रिएजेंट बनाने के लिए और वो यूज़ करने के लिए खर्चा कर रहे हो वो आपको वापस मिलने वाला है, और प्रोडक्ट मिलेगा वो तो अलग बात है। ठीक है, नहीं, सिंगल स्टेप रिएक्शन ही नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पे देखो सोडियम और पोटेशियम जैसे कोई अगर आप डेरिवेटिव यूज़ करते हो ना तो बीच में इंटरमीडिएट बनता ही है। समझ में आया। ये रिएक्शन इंडस्ट्रियली जब आप करते हो ना तो इसका और एक यूज़ है। अगर आपने रिएक्शन यहीं स्टॉप कर दी ना, यहीं मतलब ये डेरिवेटिव मिला बस रिएक्शन ख़त्म कर दी, एसिड की ट्रीटमेंट दी ही नहीं उसे, तो क्या होगा, आपके पास ये रेडीमेड स्टार्टिंग कंपाउंड होगा जो आप बहुत सारे रिएक्शंस में, बाकी के रिएक्शंस में यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो आपकी इंडस्ट्री किस टाइप की है इसके ऊपर काम चलेगा। अगर आपकी इंडस्ट्री एसिड बनाने की है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने की, तो आपको रिएक्शन पूरी करनी पड़ेगी। पर आपकी इंडस्ट्री या आपकी कंपनी इस टाइप की है जो बाकी के कंपनी को स्टार्टिंग मटेरियल देती है, तो आपको यहाँ पे स्टॉप करना पड़ेगा रिएक्शन। समझ में आया कि फिर से कि हमारी नीड क्या है,
हमारी पसंद क्या है। हाँ, इन सारी बातों को ध्यान में लेके ये काम करना पड़ता है। ओके, सो सिंपली क्या किया हमने, अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस किया ईस्टर का। समझ में आया? फिर से अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस किया ईस्टर का। तो दिस इज द रिएक्शन वेयर यू कैन गेट सोप्स। ओके, इनके अगर आपने हायर डेरिवेटिव्स लिए, ओके, इनके अगर बहुत ही ज़्यादा हायर डेरिवेटिव्स आपने लिए तो उनको हम क्या बोलते हैं। अब मैंने अगर नाम बोला तो आप लोग बोलेंगे ठीक है ये तो पता है हमें। दीज आर कॉल्ड एज फैटी एसिड्स, राइट, फैटी एसिड्स। और अगर इनका आपने अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस किया, मतलब अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस मतलब क्या, वाटर की ट्रीटमेंट और अल्कली की भी ट्रीटमेंट दोनों के साथ में, तो उसे ही बोलते हैं सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। एंड दिस इज फॉर्मेशन ऑफ सोप्स। समझ में आया? राइट। तो यहाँ पे जो इंटरमीडिएट बनते हैं ना, तो ये सोप्स, मतलब देखो क्यों मैंने बोला कि यहीं पे आप स्टॉप हो सकते हो। क्यों ऐसा मैंने बोला? क्योंकि आप स्टार्टिंग मटेरियल देते हो फॉर सोप, जो फॉर्मुलेशन इंडस्ट्रीज होती है उनके लिए आप काम कर सकते हो अगर आपने ये रिएक्शन डिज़ाइन किया अच्छे से तो। समझ में आया? सो ये आपका चॉइस है कि आपको इस स्टेप पे रुकना है या रिएक्शन कंप्लीट करनी है। ओके, चलो अब बहुत ही सिंपल बस रिएक्शंस है, दैट इज एरोमेटिक रिएक्शंस, मतलब एरोमेटिक एसिड आपको बनाने हैं। ठीक है, तो वो रिएक्शंस हम कंप्लीट करते हैं, फिर हमारा प्रिपरेशन वाला जो पार्ट है ये पूरा एंड होता है यहाँ पे, राइट। चलो ये हो गया, कंप्लीट करो। हो गया? ओके, बस अब सिर्फ सिंपली एरोमेटिक रिएक्शंस हैं और एकदम इजी है। एरोमेटिक रिएक्शंस मतलब वो बहुत ही इजी होता है, बस बेंजीन मॉलिक्यूल को सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच्ड होते हैं और सिर्फ आपको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करके एक की जगह पे दूसरे को डालना पड़ता है। वो रिएक्शंस एकदम इजी होते हैं। एलिफैटिक कंपाउंड्स के रिएक्शन थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं, एरोमेटिक के एकदम इजी होती है। ठीक है, तो चलो फर्स्ट रिएक्शन लो। उसमें क्या स्टार्टिंग कंपाउंड क्या है? अल्किल बेंजीन है। अल्किल बेंजीन से आपको रिएक्शन करनी है, तो चलो बेंजीन ग्रुप लो। ओके, बेंजीन ग्रुप को आपका सिंपली कोई भी अल्किल ग्रुप अटैच करो। ठीक है, उसके रिएक्शन आप लोग कर सकते हो KMnO4 मतलब ये देखो अल्कली है और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, सो इनको हीट करो। ठीक है, हीट करने के बाद आपको एक इंटरमीडिएट मिलेगा। मैंने आपको बोला है कि ये दिखा तो इंटरमीडिएट फिक्स है। सोडियम और पोटेशियम का मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आपको दिखे तो बाय डिफॉल्ट इंटरमीडिएट फिक्स है। ठीक है, तो चलो इंटरमीडिएट बनाओ। तो यहाँ पे पोलर कंपाउंड तैयार होता है। दिस इज द पोलर कंपाउंड। समझ में आया? ठीक है, और इसकी रिएक्शन सिंपली, अब इसका कैटायन के साथ इसकी रिएक्शन करो और सिंपली आपको मिल जाएगा, इस के को हटा दो। ओके, और हाइड्रोजन को ऐड करो, वही हो गया। आदत है ना उसको ऊपर लिखने की। ठीक आहे, चालतं ना, पण एवढं सगळं इरेज करण्यापेक्षा एकच इरेज करायचं। ॲक्च्युली ना इतना भी मैटर नहीं करता। हाँ, मैंने क्या लिखा है, मैंने बॉन्ड्स थोड़ी लिखे हैं कंपाउंड पे, मैंने डायरेक्टली सर्कल ड्रॉ किया है ना। तो मैंने अगर ऐसा भी लिखा ना तो यही पैरा पोजिशन होने वाली है, पर सिर्फ यूनिफॉर्म राइटिंग दिखना चाहिए, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। नहीं तो एक्चुअली लॉजिकली उसमें गलत नहीं है,
क्योंकि मैंने अगर इस कंपाउंड को यहाँ पे अटैचमेंट दिखाई और आगे यहाँ पे दिखाई तो ये कंपाउंड ऐसा इमेजिन करो। हाँ, पर अगर मैंने अगर बॉन्ड्स लिखे ना तो अच्छे से लिखना पड़ेगा, ठीक है। सो दिस इज़ द ट्रिक। तो गलत कैसे नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने पूरा का पूरा कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर ही दिखाया है, पर आपके टेक्स्ट बुक में ऐसा नहीं, उन लोगों ने बॉन्ड्स दिखाए हैं, ठीक है। तो इसलिए अगर बॉन्ड्स लिख रहे हो आप लोग तो प्रैक्टिस क्या होनी चाहिए आपकी, प्रॉपर पोजीशन मेंटेन करने की। ऐसा लिखा तो कुछ भी लिखो, मैंने यहाँ भी लिखा ना यहाँ पे तो भी चलेगा, ठीक है। चलो, पर ऐसा मत करो, यूनिफॉर्म राइटिंग दिखना चाहिए, ऐसा ध्यान में रखो, राइट। हाँ, तो बस बाकी आप लोग कुछ भी इसमें ऐड कर सकते हो। एक आपके टेक्स्ट बुक में ना क्यूमिन का भी स्ट्रक्चर है, देखो, राइट। क्यूमिन का भी उन लोगों ने बताया है, सिंपल है। क्यूमिन से कुछ भी यहाँ पे कुछ भी अटैच करो आप लोग, बाद में आपका बेंजोइक एसिड मिलना फिक्स है, राइट। सेम रिएक्शन, इसलिए उसको फिर से लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर सेकंड रिएक्शन, अगर मेरे पास अल्कीन है, अल्कीन से कैसे बन सकता है, देखो, तो एक बेंजीन कंपाउंड और उसको मैंने अटैच कर दिया इथीन ग्रुप, ओके। तो ये क्या हो गया, ये हो गया फिनिल इथीन, ठीक है। तो फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स चाहिए फिर से, KMnO4, ओके, इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एसिड एंड ऑल्सो हीट, ओके। तो फिर यहाँ पे मुझे क्या मिलता है, फिर से बेंजोइक एसिड मिलता है, ओके, बस। और इस रिएक्शन में और एक ब्यूटी है, देखो, अगर मेरे पास साइक्लोहेक्सीन है, मतलब ये साइक्लिक ग्रुप और सिर्फ एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, मतलब पूरे 6 जो कार्बन है ना उनमें से सिर्फ 2 कार्बन्स में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है। और इसका मैंने ऑक्सीडेशन किया, रिएजेंट्स वही हैं, ओके। इसका अगर मैंने ऑक्सीडेशन किया तो मुझे यहाँ पे एकदम कैरेक्टरिस्टिक मॉलिक्यूल मिलेगा, ओके। और इसको हम बोलेंगे एडिपिक एसिड, ओके। यह है एडिपिक एसिड, ओके। और ये इंडस्ट्रियली बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमारे इसेंशियल्स एसिड होते हैं ना, जैसे फॉलिक एसिड मैंने आपको बताया एक बार, ओके। तो ये इसेंशियल एसिड्स में ये एडिपिक एसिड आता है। और एक काम है इस एडिपिक एसिड का, आपको ये न्यूरॉन्स का नेटवर्क पता है क्या, हमारे बॉडी में होता है, ठीक है। तो ये न्यूरॉन्स का जो पूरा का पूरा नेटवर्क होता है, इस नेटवर्क के कुछ बेसिस होते हैं। आपने कभी ऐसा सुना है, जो ओल्ड एज पीपल होते हैं उनमें ऐसा बोलते हैं, देखो, कि इनका सोडियम कम हो गया, ऐसा कभी सुना है? हाँ, तो ये जो होते हैं ना, एक्चुअली सोडियम, पोटेशियम, इसेंशियल मिनरल्स, दीज काइंड ऑफ विटामिन्स एंड एसिड्स, ठीक है, ये जो होते हैं ना, इनका काम क्या होता है, एक्चुअली ये शॉक एब्जॉर्बर्स होते हैं बॉडी में, राइट। और ये हमारा जो पूरा का पूरा न्यूरॉन्स का नेटवर्क होता है, सिग्नलिंग सिस्टम होती है ना बॉडी की, वो कंट्रोल करते हैं। और अगर इनमें से किसी का भी प्रोपोर्शन कम ज़्यादा हो गया ना, हाँ, तो हमारा जो कोऑर्डिनेशन सिस्टम है वो अफेक्ट होती है। तो सोडियम कम होना मतलब उन लोगों के रिफ्लेक्सेस कम होते हैं, उन लोगों का अपने बिहेवियर पे कंट्रोल नहीं रहता। यही एडिपिक एसिड का भी होता है कि एडिपिक एसिड का प्रोपोर्शन कम ज़्यादा हो गया ना, तो आप लोग बोल सकते हो कि इसके कोऑर्डिनेशन सिस्टम में कुछ तो गड़बड़ हो गई, राइट। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, ओके। चलो, ऐसी आदत रखो कि अगर आपने कहाँ भी कहीं भी आपने ऐसा नया मॉलिक्यूल सुना है ना, तो सिर्फ उसको गूगल पे डालना है और उसके बारे में 4 लाइंस तो ध्यान में रखनी है। बस ऐसे ही आपके जनरल नॉलेज बढ़ता जाएगा और एंट्रेंस एग्जाम का प्रिपरेशन भी होता जाएगा, राइट। एप्लीकेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक ये मॉलिक्यूल आपके नोटबुक में है ना, कोई काम के नहीं है, ओके। जब ये लैब में जाके एक्चुअल आप इसके ऊपर काम करते हो ना, तो कुछ आपके थियोरी का यूज़ है, ठीक है। एंड लास्ट रिएक्शन फ्रॉम प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। आ गया फिर से, ठीक है, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। सो क्या होता है ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अब? हाँ, मिथिल मैग्नीशियम व्हाट हैलाइड, ठीक है। 3 कंपोनेंट्स होते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में,
वो कैसे तैयार होता है ये आपको पता है ना अब? हाँ, वो रिपीट करने की ज़रूरत है नहीं, चलो अच्छी बात है। तो फिर लो RMgX आपका, फिर इसके रिएक्शन करो ड्राई आइस के साथ। अब देखो ड्राई आइस क्या होता है, हाँ एक्चुअली वो CO2 ही होता है, ठीक है, पर कैसा कैसा CO2, ऐसा, इसको बोलेंगे ड्राई आइस, ठीक है। ये रिएक्शन इंडस्ट्री में बहुत बार की जाती है, हाँ? और लैब में भी होती है रिएक्शन। सो चलो ड्राई आइस, ओके। मतलब जब ना आप इसको कार्बन डाइऑक्साइड होता है आपका, कार्बन डाइऑक्साइड को जब आप कंडेंस करते हो ना तो ड्राई आइस बनता है, ठीक है। फिर इसकी रिएक्शन फिर से ड्राई ईथर, आपको ये भी पता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दिखा कि बाय डिफॉल्ट ड्राई ईथर होता है, ठीक है। चलो ड्राई ईथर, आगे फिर से एक आपका कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, बनाओ फिर मैग्नीशियम मेटल बीच में आता है, दिस इज द कॉम्प्लेक्स, ओके। और फिर इसका जब आप हाइड्रोलिसिस करते हो, हाँ ठीक है ऐसा करो, H2O है पर उसको थोड़ा सा रिजॉल्व करके लिखा है, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। देखो ये भी सोचने वाली बात है कि कब स्ट्रॉन्ग एसिड यूज करना है, मतलब कब कॉन्सेंट्रेटेड एसिड यूज करना है, कब डाइल्यूट एसिड यूज करना है। रिएक्शंस देखो, पैटर्न्स को समझो, आप लोगों को अपने आप समझ में आ जाएगा, राइट। फिर यहाँ पे आपको मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड, ओके, विथ अपना जो नॉर्मल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब यूज़ करते हो तब जो बाय प्रोडक्ट मिलता है वो बाय प्रोडक्ट आपको फिर से मिल जाएगा, ठीक है। बस ये लास्ट रिएक्शन। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो होता है, मतलब अगर आपके इंडस्ट्री में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अवेलेबल है ना तो बस उसके साथ ना आप बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बना सकते हो, क्योंकि सब में ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आता है, ठीक है। सो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आप लोगों ने सुना है ना, एक बार वो जो ग्रिग्नार्ड साइंटिस्ट है उसके बारे में पढ़ो कि क्या उसका एम क्या था इस रिएजेंट को बनाने का, हाँ, मतलब उसने किस थॉट से ये रिएजेंट बनाया, राइट। और फिर इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है, स्टिल इज इट एप्लीकेबल और नॉट, हाँ, क्योंकि ना आपके टेक्स्ट बुक में, मतलब सारे, हाँ सारे टेक्स्ट बुक में, सिर्फ केमिस्ट्री की नहीं, जो प्रिंसिपल्स या मेथड्स आप लोग पढ़ते हो ना उसमें से बहुत सारे मेथड्स अब इंडस्ट्री में यूज़ नहीं करते, हाँ, स्टिल दोज आर प्रिंसिपल मेथड्स, पर उसके अब बहुत सारे मॉडिफिकेशंस हो चुके हैं, राइट। तो ये देखो एक बार कि कौन से एप्लीकेबल है कौन से नहीं है, केमिस्ट्री के लोग यही स्टडी करते हैं, ठीक है। ये अब आप लोग सिर्फ 12th में हो, पर अगर आपकी इच्छा हुई, केमिस्ट्री पे बहुत प्यार आया और अगर आपने BSc केमिस्ट्री MSc केमिस्ट्री किया तो ये स्टडी आप करने वाले हो उसमें, ओके। और आगे जाके नॉवेल कंपाउंड्स भी सिंथेसिस करोगे जो रिपोर्टेड ही नहीं है, तो फिर आपको वो स्टडी करना पड़ेगा कि अरे चलो ये अगर ये मेरा कंपाउंड नॉवेल है तो पहले ये देखना पड़ता है कि ये पहले किसी ने रिपोर्ट किया है या नहीं। तो फिर अगर ये नॉवेल है तो उसके एटम्स ढूंढने पड़ते हैं कि क्या है उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, फिर उसके यूजेस, फिर उसके टेस्ट, बहुत सारा ये रिसर्च होता है केमिस्ट्री में। फिर उसका एप्लीकेशन, मतलब फाइंड आउट करके क्या करोगे, उसका कुछ तो एप्लीकेशन होना चाहिए ना, लोगों को यूज़ होना चाहिए उसका, तो फिर वो स्टडी होता है। फिर इसके ऐसे रिएक्शंस फेमस रिएजेंट्स के साथ उसको रिएक्ट किया जाता है और फिर उसका रिएक्शन बिहेवियर देखा जाता है। फिर ये सारा पैटर्न अपना कि उसका प्रिपरेशन अलग अलग मेथड से कैसे करें, उसके प्रॉपर्टीज़ क्या है, उसका रिएक्शन कैसा होता है बाकी के रिएजेंट्स के साथ, ये इतना बड़ा रिसर्च किया जाता है, ठीक है। सो अगर इच्छा हुई तो इस तरह का स्टडी कर सकते हो आप लोग, ओके। यस, तो यहाँ पे हमारा प्रिपरेशन वाला पार्ट एंड होता है, ओके। कल के लेक्चर में फिजिकल प्रॉपर्टीज़ लेंगे उसके, थोड़ा सा उसके बारे में थियोरी जो है वो पढ़ेंगे और फिर बाद में एकदम बड़ा सा पार्ट स्टार्ट होगा, दैट इज़ केमिकल रिएक्शंस, ओके। सो वी कैन स्टॉप हियर, सी यू टुमारो।